के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं वो है सैलरी और बढ़ी हुई पेंशन। सबके मन में सवाल यही है कि भाई साल के 2 महीने बीत चुके हैं और तीसरा महीना लग चुका है, होली भी नज़दीक है, 1-2 दिन में होली है और ऐसे में सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो यही आता है कि भाई सैलरी कब से बढ़कर आएगी। क्योंकि ये सवाल ऐसे में भी अहम हो जाता है कि जब मीटिंग्स का दौर बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। और ऐसे में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जागरण बिजनेस में। सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही आपसे रहेगा कि जो पेंशनर्स और सैलरी पर्सन्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सैलरी का कब से आएगी बढ़ी हुई सैलरी। 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशनर्स का बढ़ी हुई पेंशन निश्चित तौर पे आएगी। जी, मतलब इसमें उनका सवाल अक्सर यही रहता है कि सरकार ने बोल तो दिया है, अब इसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की है। देखिए, हर बार जब भी पे कमीशन बैठता है तो नॉर्मली ये पे कमीशन ही तय करता है। लेकिन चूंकि 10 इयर्स में हमारा जो है वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन बढ़ने का काम होता रहा है जी। तो इसलिए हम इस बात को जानते हैं। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ और पे कमीशन जो है उसी के दायरे में आता है, तो हम लोगों को ये पता है कि पे कमीशन को बैठना ही है और पे कमीशन बैठेगा तो 10 साल के बाद उसको लागू ही होना है। जी। हमारा 1 जनवरी 2026 से ड्यू हो जाता है पे कमीशन, तो निश्चित तौर पर ये उस तारीख से लागू जरूर होगा। इसके बैठाने में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ जी। और उसके भी अपने कारण हैं और ज़्यादातर तो पॉलिटिकली कारण हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से मुझे लगता है कि पे कमीशन ने काम करना शुरू किया है, जी। मुझे लगता है कि ये फैसला जो है वो जल्दी करने का काम करेंगे। और सर हमने कुछ कर्मचारियों से सवाल मांगे थे कि उनका क्या राय है इस मामले पर, तो उनका कहना ये था कि सरकार लागू तो कर दे, कम से कम डेट अनाउंस कर दे, क्योंकि सरकार ने डेट अनाउंस नहीं की अभी तक। और उनका कहना ये है कि अगर ये 18 महीने बाद लागू होता है, क्योंकि रिपोर्ट में ही अभी 18 महीने लगेंगे, अगर 18 महीने बाद लागू होता है तो उनका लाखों का नुकसान हो सकता है, जैसे एचआरए में, टीए में। तो इसको लेकर क्या है कि एम्प्लॉयज़ को कुछ ध्यान में रखा गया? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए, इस पे कमीशन अगर 1 जनवरी 2026 जैसे इसकी डेट थी और 1 जनवरी 2026 से इसकी घोषणा हो जाती, जी। बढ़ी हुई तनख्वाहें आ जाती, बढ़े हुए अलाउंसेज आ जाते, तो इससे क्या फ़ायदा होता कि उनको 1 जनवरी 2026 से ही सारे लाभ मिल जाते। जी। अभी जो अभी तक हुआ है, मैं आगे क्या होगा वो अभी अधर में है। लेकिन अभी तक जितने पे कमीशन हुए हैं उनमें सरकार की नीति यही रही है कि जब से पे कमीशन का रिपोर्ट आती है अलाउंसेज उसी तारीख से वो लोग लागू करते हैं। जो पुराना तनख्वाहें हैं, बढ़ी हुई तनख्वाहें तो 1 जनवरी 26 से लागू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो उनके अलाउंसेज हैं वो मान लीजिए 18 महीने की बात ये कर रहे हैं और 18 महीने के बाद में ये रिपोर्ट आ जाए जी। तो वो 18 महीने का जो एचआरए बढ़ा हुआ है वो एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो सरकारी कर्मचारियों का होगा। हाँ। इसको लेकर के हम लोग भी चिंता कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने इस बात में मन भी बनाया हुआ है कि 2 सवालों को लेकर के इनके सामने जाने का काम करेंगे। उसमें एक ये है कि चूंकि पे कमीशन ने डिले हुआ है तो ये अलग से इस बात की सिफारिश करें कि जो हमारे अलाउंसेज हैं उनको 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाए। वो भले ही एचआरए, टीए जो भी हो सारा। हाँ, सारे अलाउंसेज जो है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, सारे ऑल द अलाउंसेज। क्योंकि अभी तक ऐसा ही हुआ है कि जब भी कभी पे कमीशन डिले हुआ है तो इन्होंने जो भी अलाउंसेज हैं उनको वो जिस डेट पे रिपोर्ट आती है उसी डेट से लागू कर देते हैं। अच्छा, इसमें अभी आपकी किसी से बात हुई है, जैसे रंजना प्रकाश देसाई जी हैं या किसी?
नहीं, अभी हमने किसी से इस मसले पर बातचीत की नहीं है। और उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि नॉर्मली पे कमीशन स्टाफ साइड को खुद ही बुलाता है जी। तो अभी कोई उनकी तरफ से न्योता नहीं आया है। हमारे लोग जो डायरेक्टर जैसी है जो इस मसले को डील करता है डीओपीटी में जी। उसने जरूर ये खबर करी है मौखिक तौर पर कि आप लोग तैयार रहिए, पे कमीशन कभी भी आपको याद कर सकता है। लेकिन एक उलटवासी मैं कहूँगा वो इस पे कमीशन के द्वारा हुई है। नॉर्मली क्या होता था कि जब पे कमीशन बैठ जाता था तो वो हम लोगों से बुला करके बात करता था। हम लोग उसको टर्म्स एंड रेफरेंस वगैरह का हवाला दे करके कहते थे कि भाई टर्म्स एंड रेफरेंस तो भारत सरकार का गाइडलाइन है जी। हमने उस समय टर्म्स एंड रेफरेंस में डीओपीटी सेक्रेटरी को भी लिख करके दिया था कि ये टर्म्स एंड रेफरेंस ठीक नहीं है, हमारे तरफ से ये टर्म्स एंड रेफरेंस होने चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से टर्म्स एंड रेफरेंस बना करके भेज दिए। तो हम वहाँ पर जा करके पे कमीशन सामने बात कहते थे कि भाई टर्म्स एंड रेफरेंस के दायरे में अगर आप बंद करके काम करेंगे तो शायद कर्मचारी पक्ष का काफ़ी नुकसान होगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए। उनके अपने सोच होती थी कि भाई सरकार ने हमको जो काम दिया हम वही करेंगे, आपकी बात सुनेंगे जरूर जी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो सरकार ने जो टर्म्स एंड रेफरेंस दिए हैं उनके अगेंस्ट जा करके कुछ करने काम नहीं करेंगे। बट एट द सेम टाइम वी विल डिस्कस विद यू, आपसे बात करेंगे उसमें। तो अभी मान लीजिए अभी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि इस पे कमीशन ने, और फिर हम लोग अपने मेमोरेंडम देते थे, उन पर चर्चा होती थी और मेमोरेंडम लेने के बाद में फिर पे कमीशन जो है एक क्वेश्चनर जारी करता जी। जो मैं उलटबाजी की बात कर रहा था वो ये है कि इस बार बिना मेमोरेंडम लिए हुए बिना कोई बात किए हुए इन्होंने क्वेश्चनर जारी कर दिया। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग इनको क्वेश्चनर का जवाब दे ही देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने भी आएगी, सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट्स के सामने भी आएगी। क्योंकि एक बार जो बातें हम लोग कह देंगे फिर उनको अपने मेमोरेंडम में हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी पे कमीशन सामने जी, डिपार्टमेंट्स को भी, सरकार को भी और हमको भी, उसमें जरूर कमी आएगी जो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चनर मैंने भी पढ़े उसमें तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं लगा कि एम्प्लॉयज़ के लिए उसमें कुछ ऐसा बोला गया है। उसमें कई सारे सवाल ऐसे हैं, मतलब एक सवाल जो मुझे ज़्यादा खटका कि उसमें ये लिखा था कि कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशनर्स हैं तो ऐसे में उनका बोझ ज़्यादा बढ़ेगा, जबकि वो पहले भी बहुत काम करके जा चुके हैं, काफ़ी काम किया उन लोगों ने देश के लिए। तो ऐसे में ये ऐसे सवाल, ये क्या इनसे इन सवालों के बारे में राय ली गई थी कभी? नहीं, देखिए अब पे कमीशन जो है वो उसके सामने सारी परिस्थितियां रहती हैं, उसको देश की फिजिकल कंडीशन भी देखनी है, सरकार की जो नीतियां हैं उनको भी उसको देखना है, और साथ उसके जिनके लिए पे कमीशन बनाया गया है सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स, उनके बारे में भी देखना है। तो ये बातें बहुत सारे देश के जो कहना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट या जो हमेशा कुछ न कुछ जिनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं हमें देश की इकोनॉमी के बारे में ही सोचना है जी, हमें आम आदमी के बारे में, मजदूर के बारे में, किसान के बारे में या सरकारी कर्मचारी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, तो वो लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। तो उन्होंने उसी की बात को इसमें दर्शाने का काम किया है। लेकिन हम लोग कभी इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि पे कमीशन अपनी जगह है जी, लेकिन हमारी अपनी भी शक्ति है। बिल्कुल, हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं। बिल्कुल। आप हमको हमारी जेब से कुछ छीनने के लिए थोड़ी पे कमीशन बनाए, पे कमीशन हमको कुछ देने के लिए बना है। बिल्कुल। अगर पे कमीशन हमको नहीं देगा तो हमारे पास संघर्ष का रास्ता भी है, और सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है। जी बिल्कुल।
अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी 25 फरवरी को आपकी मीटिंग हुई, तो उसमें किन किन बातों पर चर्चा हुई और कौन कौन लोग शामिल हुए उसमें? नहीं, सारे ही हमारे स्टाफ साइट के लोग शामिल थे उसमें। उसमें एआरएफ के लोग भी थे, एफआईआर के लोग भी थे, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के लोग भी थे, कन्फेडरेशन के लोग भी थे, और बीपीएमएस जो बीआरएमएस का बीएमएस का हिस्सा है वो भी था। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी में हैं, हमने उसको बिल्कुल बड़ा ओपन तरीके से रखा है कि सो दैट कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर किसी को ये ना लगे कि हम जो है वो जेसीएम का पार्ट नहीं है तो हमको नहीं रखा गया, या हम नेशनल काउंसिल में नहीं है तो हमको नहीं रखा गया। तो हमने तो जो नेशनल काउंसिल में स्टैंडिंग कमेटी में नहीं है, हमने उनको भी इसमें शामिल करने का काम किया। तो इससे एक होमोजेनिटी भी बन रही है और लोग अपने जो उनके मन में है वो सब ले करके भी आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ जो है वो जो चर्चा की है वो खाली जो है वो चूंकि 16 मार्च लास्ट डेट है हमारे क्वेश्चनर को लेकर के, तो उसी पे ही विशेष तौर पे चर्चा की है। अच्छा। और अभी हम उम्मीद है कि 12 मार्च के बाद में फिर मिलेंगे, तो उस समय हम लोग फिर मेमोरेंडम और जो मिनिमम वेज है, फिटमेंट फैक्टर है, उन सब पर उस समय चर्चा करेंगे। अभी चूंकि हमारे सामने भी ये सवाल है कि 16 मार्च उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर दी है, तो इसलिए हम लोगों ने उसी पे चर्चा करके कंक्लूड किया है। ओके, क्योंकि हमारे पास जब हम लोगों से बातचीत करते हैं और सवाल लेते हैं तो सबका सबसे पहला दो जो सवाल होते हैं, पहला तो ये होता है कि भैया फिटमेंट फैक्टर हमको बता दो कितना होगा, और दूसरा जो सवाल आता है कि भैया जब फिटमेंट फैक्टर होगा तो हम अपना सैलरी और पेंशन का पता लगा पाएंगे कितना। तो इस बारे में चर्चा हुई मीटिंग में? नहीं, अभी उस पर कोई कंक्लूसिव चर्चा नहीं हुई है जी। पासिंग बाय रेफरेंसेस तो आए, लेकिन चूंकि हम लोगों ने कहा कि अभी पहले हमको हमें कंसंट्रेट करना चाहिए जो हमारे सामने सवाल है वो है क्वेश्चनर का। जी। तो हम लोगों ने देने का काम किया है। बाकी चूंकि एक ऐसा सवाल है फिटमेंट फैक्टर का और हमारे इस मिनिमम वेज का, जो कि इस बार एक बहुत बड़े सवाल को लेकर के सामने आ गया है। इसमें हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारे यूनिट्स कितने माने जाए जी, क्योंकि अभी 3 यूनिट का परिवार माना जाता है। अभी स्टाफ साइड जेसीएम जो है वो 3 यूनिट के सवाल को कॉन्टेक्स्ट कर रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। मिनिमम 5 से कम यूनिट नहीं होने चाहिए। स्टाफ साइड जेसीएम का ये भी सोचना है कि ये जो डॉक्टर अक्राइड ने अपने ज़माने में चीज़ें ला करके सामने परोसी कि आप जलेबी से नाश्ता कर लीजिए, वो जो जूता जो है वो जो देहात में बनता है उसको पहन के काम चला लीजिए, कोई पटरे का कपड़ा खरीद करके पहन लीजिए। तो उनका जो रहन सहन का मामला है, खाने का मामला है, चीज़ें हैं, वो बिल्कुल आउटडेटेड हैं। ये जमाना बिल्कुल बदल गया है। बिल्कुल। तो बदले हुए परिवेश में हमें क्या चीज़ें रखनी चाहिए और उनके हिसाब से क्या जो है वो एक्सपेंडिचर आएगा फैमिली के ऊपर, तो उस पर चर्चा चल रही है। और उसको देख करके क्या मिनिमम वेज होना चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे और उस समय आपसे भी इसके बारे में शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरी अभी पिछले दिनों हमारे स्टूडियो में आए हुए थे मनजीत सिंह पटेल जो है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि इस बार हमारी जो सबसे बड़ी मांग हुई है कि फैमिली को लेकर है कि फैमिली यूनिट 3 के बजाय 5 होना ही चाहिए, जो कि जायज़ भी है क्योंकि जब माता पिता हैं तो उनका हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी में कुछ कर्मचारियों का भी कहना था कि भाई जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बिना किसी जांच पड़ताल के पेरेंट्स को हेल्थ वो सुविधाएं देती, बट इसमें नहीं मिलता है। अभी इसमें भी कोई दिक्कत जा रही है? कोई बात ये है कि देखिए, सरकार ने जिस जमाने में ये 3 यूनिट बनाए होंगे तो उस समय जो है वो इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि ऐसा नहीं है, पिछली बार इस 5 यूनिट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बहस हुई थी और जस्टिस अशोक माथुर जो है वो जो पिछले पे कमीशन के चेयरमैन थे, वो एक स्टेज पर इस पर
तैयार भी हो गए थे कि आप भी रिजिड मत होइए और सरकार भी रिजिड ना हो। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद 5 से 4 आर पे आकर के कुछ बात हो सकती है, लेकिन बाद में सरकार ने दबाव डाला और फिर वो 3 पे ही अटक गए। अच्छा। आगे बढ़ने का काम हुआ नहीं। अदरवाइज हम लोगों ने पूरा जस्टिफिकेशन बना के उनको दिया था कि भाई हमारे साथ अगर माँ बाप रह रहे हैं तो हम उनको छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जो तमाम जो है वो अदरवाइज इंसिडेंटल्स होते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, समाज में हम रहेंगे तो हम समाज से अलग नहीं हो सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लोग लेकर के हम चलें तो 5 से कम यूनिट नहीं बनते हैं। तो अभी हम लोग इस बार उसको और कंसोलिडेट करने की बात सोच रहे हैं और इस बारे में बहुत सारे साथियों ने काफ़ी गणना भी की है, देश में भी की है, विदेश में भी की है। तो अब की बार में मुझे लगता है कि स्टाफ साइड जेसीएम काफ़ी मजबूती से अपने दावे को पेश करेगा और सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस बात को अलग करें। और बाकी मंजीत तो खुद भी बहुत जो है वो मैं तो कहूँगा एक्टिव है, काफ़ी उनको ज्ञान भी है इन सब बारे में, तो हम लोगों को भी वो फीड देते रहते हैं। हाँ हाँ। तो एक्चुअली मैंने उस दिन उनसे पूछा था कि मैं उस दिन आपसे बात करना चाह रहा था, तो किसी वजह से बात नहीं हो पाई। हालांकि बात हुई बाद में, तो मेरी मंजी जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि फैमिली यूनिट जो बेसिकली इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा, और दूसरा मुद्दा ये है कि इस बार जो कर्मचारियों की भी एक बड़ी मांग है कि बेसिक में डीए को मर्ज कर दिया जाए। इस पर चर्चा हुई अभी? देखिए, बेसिक में तो डीए मर्ज होगा ही। पे कमीशन जब भी अपनी रिपोर्ट देता है तो डीए को मर्ज कर देता है। अब सवाल इस बात का है कि कब मर्ज किया जाए। तो हमारी मांग यह है कि जब पे कमीशन आ गया है तो आज की तारीख में डीए को मर्ज कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी ये बनाएंगे, पे कमीशन का स्ट्रक्चर क्या, पे कमीशन की स्ट्रक्चर यही है कि पे प्लस डीए, उसके बाद में इंटू फिटमेंट फैक्टर जो उनका बनता है जी, कुछ प्लस माइनस करके एक तनख्वाह का नया स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई लेवल 1 में ये होगा, लेवल 16 में या 17 में। तो ये सवाल है। अभी एक सवाल ये भी आएगा कि, और ये सवाल उसने भी पूछा है क्वेश्चनर में भी जी, कि आपके लेवल 17 में और लेवल 1 में क्या फ़र्क होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो हमेशा एक बात रखी है दिमाग में कि 1:10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर के कुछ अधिकारियों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन मेरे विचार से अगर बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो उससे क्या होता है, सामाजिक विषमता बढ़ती है जी। और खर्चे अगर आप देखें तो आज के ज़माने में छोटे कर्मचारी, एक लेवल 1 के कर्मचारी और लेवल 17 के कर्मचारी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। स्कूलों में तनख्वाह फीस वही है, अस्पतालों में इलाज जो है वो उतना ही महंगा हो गया है, जो खाने के रेट्स हैं, सामान जो खरीदना पड़ता है बाजार से वो करीब करीब एक ही रेट पे मिलता है। उसमें ये संभव नहीं कि कैबिनेट सेक्रेटरी को सस्ता मिल जाए या बहुत महंगा मिले और जो हमारा चपरासी है या हमारा असिस्टेंट है उसको कम पैसे में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें ये पे कमीशन को सोचनी पड़ेंगी। उसको दिमाग में ये बात रखनी पड़ेगी कि हम अगर सामाजिक समरसता की बात करते हैं और विषमता की बात नहीं करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को जो है वो दिमाग में रख करके चलना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अभी ये सारे सवाल जब हम लोग अभी अपने मेमोरेंडम के उस पर आएंगे तब ये सारी चीज़ें उठेंगी और उस समय हम लोग इसको पा लेंगे। तो जब ये अभी 8वां वेतन आयोग से आपकी मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो उसमें कौन से ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिस पर आप सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि उनसे इस बारे में बातचीत करें कि अभी डीए के मर्जर को जो है वो प्राथमिकता दें जी। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि जो 7वें वेतन आयोग और उससे पहले के वेतन आयोग ने इस सब काम को उन्होंने प्राथमिकता के आधार पे किया था। और अभी भी हमको जो आधा 50% डीए होने के बाद
हम लोगों को कुछ अलाउंसेज जो है उन पर 25% एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिल रहे हैं। जी। जैसे हमारा टीए 25% बढ़ गया है, हमारा जो है अपना जो एचआरए है वो 25% बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 25% बढ़ गया है, एजुकेशन अलाउंस 25% बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। लेकिन अगर हमारी बेसिक पे ही वही हो जाए तो उस पर हमको 100% लाभ मिलने लगेगा। तो एक ये अच्छी चीज़ हो जाएगी। दूसरा हम लोगों का विचार ये है कि अगर इसमें कोई पे कमीशन ऐसा इंडिकेशन देता है कि हमें कुछ इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो हम अपने इंटरिम रिलीफ की मांग भी लेकर के उनके सामने जाएंगे जी। कि हमें अब अंतरिम राहत की आवश्यकता है। और अगर अंतरिम राहत नहीं आप देंगे तो इससे जो ये पीरियड जितना बढ़ता जाएगा वो सरकारी कर्मचारी के लिए घाटे का सौदा होगा। बिल्कुल। तो जैसे फिटमेंट फैक्टर सबसे पहले आता है, तो इसमें आपकी तरफ से कोई ऐसा बनाया गया कि फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए हर कर्मचारी वर्ग के लिए, या इस बार एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो अलग अलग लेवल हैं सबके फिटमेंट फैक्टर अलग अलग होंगे? नहीं अंकित भाई, देखिए ये विषय जो है वो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप हम लोगों से एक दोबारा जब बातचीत करें जी तो उसके लिए रखें। मैं कुछ चीज़ों में बंधा हुआ हूँ। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जी सर। मैं स्टाफ साइड का सेक्रेटरी हूँ और हम लोग इस बात के लिए बाध्य हैं कि हम कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना करें। जी समझेंगे? जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर हर संगठन की, हर व्यक्ति की अपनी राय है। बिल्कुल। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक कॉमन मेमोरेंडम ले करके भारत सरकार के सामने बिल्कुल जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम इसमें अभी हमारी भले ही कोई राय है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेरी राय नहीं है, लेकिन मैं उस राय को प्रकट नहीं करूँगा। नहीं समझ सकता हूँ। उस पर जब एक यूनानिमिटी बन जाएगी तो निश्चित तौर पर आप पहले व्यक्ति होंगे जिनको बुला करके मैं कहूँगा कि ये हो गया है, या अपने तमाम साथियों के साथ में फिर प्रेस से वार्ता भी करूँगा। और जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो सारे वहाँ पे लोग रहेंगे, आप तमाम लोगों से बातचीत भी कर सकेंगे, उनकी बात भी समझ सकेंगे। नहीं बिल्कुल सर। मैं चाहूँगा भी कि हमारा स्टाफ साइड जो है वो सारे लोग वहाँ पर रहें। जी एक्चुअली सर ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चर्चा और बहुत सारा कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इसी बात को है कि फिटमेंट फैक्टर 2.8 होगा, 2.5 होगा, 3 होगा, 3.6 होगा। ये बिल्कुल सही बात, बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है ये, और हर कर्मचारी भी इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई क्या चल रहा है इसमें। तो ये सही भी है। तो सर जो मेमोरेंडम आप देंगे अभी पेश करेंगे जाके वहाँ पर, उसमें कोई ऐसे बड़े फैक्टर जो बदलाव जिसमें आप उम्मीद कर रहे हैं जो आपकी तरफ से कि ये बदलाव इस बार होने चाहिए? कि अब की बार में जो मेमोरेंडम पर हमारे स्टाफ साइड के लोगों की राय है वो ये है कि ये जो खास तौर पर जो बास्केट है जो इन्फ्लेशन के लिए या प्राइस इंडेक्स के लिए इस्तेमाल होती है, डिसाइड करने के लिए होती है, और जो फिटमेंट और मिनिमम वेज के लिए भी इस्तेमाल होती है, उस बास्केट को में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ये इस पर करीब करीब यूनानिमिटी है कि भाई अब आज के ज़माने में ब्रांडेड कपड़े से नीचे बच्चे पहनना नहीं चाहते जी, बुजुर्ग नहीं पहनना चाहते। तो हमें अपने पहनावे के बारे में साफ तौर पे उनके सामने बात रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं। अब वो स्थिति नहीं रह गई है कि दाल चावल और सब्जी खा लीजिए और काम चलेगा जी। अभी यह है कि हर बच्चा जो है वो घर में बढ़िया खाना बना रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं खराब बना रहता है, फिर भी जो है बाजार से जोमेटो उनको ऑर्डर दे करके और मंगवा लेता है कुछ न कुछ। और ये हर घर की कहानी, हर घर बिल्कुल। तो सवाल है कि उसमें जो एक्सपेंडिचर आता है उसको कहीं ना कहीं तो मीट करना पड़ेगा ना। जो रहन सहन, जो एक तरीके से हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, पहले जमाने में टाइप 1 के मकान में लोग रह लेते थे, टाइप 2 के मकान में रह लेते थे, चारपाई जो है उससे काम चल जाता था। अब कोई भी बेड के अलावा काम नहीं चलता। कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको एसी ना मिले, कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आपको फ्रिज नहीं मिले। तो ये जो चीजें बदली हैं, जो टोटल परिवेश बदला है, तो अगर हम उसके बदले हुए परिवेश के हिसाब से डिमांड नहीं रखेंगे
तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारा जो मेमोरेंडम है वो उसमें पूरा परिवर्तन होने वाला है, और सरकार के सामने जो डिमांड जाने वाली है वो पूरे तथ्यपरक होगी। सरकार उससे मना नहीं कर पाएगी। अब वो सरकार क्या उस पर नीतिगत निर्णय लेती है वो अलग का सवाल है, लेकिन हम लोग कोई ऐसी भी चीज़ नहीं रखेंगे जिसको कि हम प्रूव ना कर पाए। हमने बिल्कुल तय कर लिया है, हम वही सवाल वही चीज़ें लेकर के जाएंगे जिनको कि हम सरकार के सामने या पे कमीशन के सामने इस बात को प्रूव कर सकें कि जो हम कह रहे हैं वो तथ्य पर चीज़। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा ये केरल से भी निकल के आया कि केरल में एश्योर्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। अगर मतलब इस बारे में एक कंट्रोवर्सी ये शुरू हुई कि उसमें ऐसा है कि 30 साल, जब अगर कोई एम्प्लॉय 30 साल नौकरी करेगा उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी, तो इस पर क्या कहेंगे आप कि वो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो यूपीएस से बेहतर नहीं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो राजनीतिक लोगों ने इस पेंशन के सवाल को एक तरीके से बहुत कंफ्यूज करने का काम किया है। ये सारा जो कुछ भी पेंशन के बारे में आज सरकारी कर्मचारी जो है वो उसको जो त्रासदी है वो है तो पॉलिटिकल इशू जी। पहले बीजेपी जो है उसको ले आई, बाद में पीएफआरडीए एक्ट ला करके कांग्रेस ने इसको और सीमेंटेड कर दिया। हमारे वामपंथी साथियों ने काफ़ी, जब वो सरकार में रहे, सत्ता में रहे, मनमोहन सिंह को सपोर्ट करते रहे, उसमें काफ़ी विरोध किया और उसको लागू नहीं होने दिया। ये बात सही है, लेकिन जब वो सरकार से बाहर चले गए तो उन्होंने वो फिर उसके बाद में आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट हो, अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल कर दें या किसी नाम से भी कर दें, शॉर्ट पेंशन पे कर दें, जो है यूपीएस के नाम पे कर दें, लेकिन उसको उन्हें करना चाहिए जी। हमें बहुत तकलीफ है इस बात की कि केरल की सरकार ने इस सवाल पर एक कमेटी बना दी जी कि ये कमेटी जो है इस बात का निर्णय करेगी। बाद में उसी सवाल को लेकर के सरकार जो है वो कोर्ट में चली गई और वो सारा इशू जो है वो लिंगर कर गया। अब वो एश्योर्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, चुनाव सामने है तो एश्योर्ड पेंशन की बात आ गई। तो इन सब चीज़ों को चुनाव के साथ में जोड़ने से जो है वो सरकारी कर्मचारी के साथ एक तरीके से छलावा होने का काम है। हम लोगों ने भी इस लड़ाई को बहुत गंभीरता से लड़ने का काम किया और बहुत सारे संगठनों ने हम लोगों का बहुत साथ भी दिया और हम लोगों के साथ में जो भी जेसीएम या नॉन जेसीएम के लोग जो इस आंदोलन में जुड़े, उन लोगों ने एक तरीके से एपॉलिटिकल तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। और यही कारण है कि इस विषय को के ऊपर कमेटी बनी और कमेटी बनने के अलावा इसमें एट द हाईएस्ट लेवल प्रधानमंत्री तक ने हस्तक्षेप करने का उन्होंने बुलाया, बातचीत की। तो जो हमारी मूल मांग है वो यही थी कि भाई हमारी जो राष्ट्र पेड रान है जी, उसका हमको 50% जो है वो पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो सरकार ने यूपीएस के माध्यम से मान लिया। तो हमारा सोच ये है कि ये यूपीएस को ही हमें ओपीएस जैसा बनाने की आवश्यकता है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। बहुत सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने ठीक कराने का काम किया है। ये एश्योर्ड पेंशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी मांग तो ये है कि जो आपने 25 साल किया है उसको 20 साल में ले आओ जी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो 2-3 साल के अंतराल पे ये 20 साल में हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन अब 30 साल मिनिमम सर्विस होगी तभी आप उसको करेंगे। आप स्टेट गवर्नमेंट्स में जाइए, आप तो सबके बीच में रहते हैं, भर्ती जो है आप करेंगे बंदे को 35 साल में, उसकी 30 साल नौकरी कैसे होगी? उसको ऐसे नौकरी होगी नहीं। बिल्कुल। तो ये किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? ये उचित नहीं है। अच्छा, जैसे आपने पॉलिटिकल वाली बात कही, ये 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कहा जाता है
कहा जाता है कि जब दिल्ली के इलेक्शन थे तब आपने उसका एक अनाउंसमेंट कर दिया कि 8वें वेतन आयोग लागू करेंगे हम जल्द ही, और जब अभी अक्टूबर अराउंड के दौरान उन्होंने घोषणा कर दी, क्योंकि अब यूपी इलेक्शन जो है नज़दीक आ रहा है। यूपी इलेक्शन लगभग 27 मार्च में है और उसके आसपास ही आपको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो लोगों का कहना तो ये भी है कि ये जो 8वां वेतन आयोग है यूपी इलेक्शन के आसपास ही जाके लागू हो पाएगा। ये अंकित भाई जो आपका कहना है मैं भी यही कहता हूँ जी। देखिए, कोई भी सरकार अपना नफा नुकसान सब देख करके चलती है जी। और वर्तमान सरकार तो और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव है, वो इसको और गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर दिल्ली, हालांकि हम लोग पूरी लड़ाई लड़ रहे थे और मैं बराबर कहता भी रहा, हमारे तो सीक्रेट बैलेट के चुनाव चल रहे थे, लोग पूछते थे मेरे से, तो मैं उनसे कहता था कि चाहे जो कुछ हो जाए लेकिन पे कमीशन तो बैठेगा। बहुत सारे लोग कहते थे बैठाएंगे ही नहीं, हमने कहा बिल्कुल बैठाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है, इनको भी मैदान में जाना है, इनको भी सरकारी कर्मचारी से कुछ न कुछ उम्मीद है, बिल्कुल, तो ये डेफिनेटली करेंगे। और वो सामने आया भी कि जैसे दिल्ली के चुनाव हुए तो इनको लगा कि सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी यही है, तो उन्होंने आपका इनकम टैक्स का सीमा भी बढ़ाया और जो है पे कमीशन भी अनाउंस कर दिया जी। लेकिन आप देखिए कि 10 महीने के लिए स्टोनी साइलेंस हो गई, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन चुनाव में वोट पड़ने वाला था बिहार का, फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग थी, उसके एक दिन पहले इन्होंने रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में पे कमीशन की घोषणा जी। तो ये क्या है? ये बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल डिसीजन है। और इस लिहाज से अगर लोग ये कहते हैं कि ये पे कमीशन 27 में जिस समय उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे होंगे उस समय आएगा, तो मैं उनसे बिल्कुल असहमत नहीं हूँ। लेकिन अगर ये खाली राजनीति में ही होता रहेगा तो हम लोग खामोशी से बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भी प्रेशर बनाएंगे, कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है स्टाफ साइड जेसीएम की ओर से कि हम लोग किसी चीज़ में एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं अभी जैसे पे ये अभी 16 तारीख को ये इन्होंने दे दिया कि 16 मार्च तक क्वेश्चनर का जवाब देना है आपको जी। तो कुछ लोग कहने लगे कि ये तो बहुत कम टाइम है, हमको इनसे टाइम मांगना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमें कोई टाइम नहीं मांगना है, हम ओवर टाइम काम करेंगे, रात दिन काम करेंगे, इसका जवाब बनाएंगे, एक दूसरे को भेजेंगे, सबकी सलाह लेंगे और ले करके 16 तारीख से पहले इनको भेज देंगे। हमें कोई एक्सटेंशन लेना ही नहीं है, नहीं तो अब उसका ठीकरा हमारे सर पे फूट जाएगा कि भाई आप ही की वजह से इसको डिले हो रहा है जी। तो हम अपनी तरफ से पूरा काम सही समय पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आशा है कि सरकार भी करेगी। सरकार ठीक है, कोई भी सरकार रहे, वो सरकार अपना वोट का जो है बैलेंस तो देखती है और देखना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, कर्मचारियों का एक इसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आया था कि भाई हमको पता है कि यूपी इलेक्शन तक ही खींचेगा, लेकिन इस बीच अनाउंस कर दे डेट कि जैसे टर्म ऑफ रेफरेंस में उन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी थी। इस बार स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूजन हुआ था टर्म ऑफ रेफरेंसेस में कि पेंशनर्स को लेकर बहुत बवाल हुआ कि पेंशनर्स को हटा रहे हैं। फिर ये आया कि भाई डेट नहीं, तारीख उसकी घोषणा की है कि 1 तारीख से लागू होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर कभी चर्चा हुई, कर्मचारियों से बातचीत हुई? कर्मचारियों से तो बराबर बातचीत होती है और आप सही कह रहे हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में बहुत आशंकाएं हैं इस पे कमीशन को लेकर के। सबसे बड़ी आशंका तो पेंशनर्स के मन में है, इसलिए कि जब से वैलिडिटी क्लॉज आया है तब से उनको ये लगता है कि सरकार कुछ भी कर सकती है। मेरा ये मानना है कि सरकार वैसे भी ऑलमाइटी है, वो ये तो इन्होंने बिला वजह जो है वो पार्लियामेंट में जाकर के वैलिडिटी क्लॉज करने की कोशिश की। अदरवाइज भी सरकार को पूरी शक्ति तो आई है। भाई पे कमीशन कौन बैठाया है? सरकार ने बैठाया। बिल्कुल। पे कमीशन की रिपोर्ट जब आएगी तो उसका एक्सेप्टेंस कौन करेगा? सरकार करेगी। जो उसकी सिफारिशें होंगी, जिनको ये चाहेंगे उनको लागू करेंगे, जिनको नहीं चाहेंगे नहीं लागू करेंगे। उसके लिए सारी शक्ति तो सरकार के पास आई है जी। तो इनको ये पता नहीं ये क्यों डर गए इतना कि इनको लगा कि नहीं
एम्बेरसमेंट हो जाएगा सरकार को और इसलिए हमको पार्लियामेंट में जाना चाहिए। मैंने तो कहा भी, मैंने तो मंत्री जी को भी बात कही और अपने सेक्रेटरी पेंशन और जो डिप्टी सेक्रेटरी जिन लोगों के बीच में भी चर्चा हुई सबसे कहा कि भाई आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट किया। अल्टीमेटली फिर उसको क्लैरिफाई भी करना पड़ा, राज्यसभा में भी करना पड़ा, लोकसभा में भी करना पड़ा। पंकज चौधरी जी ने चिट्ठी भी लिखी सबको। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो ये तो मान करके चलिए कि ना तो पेंशन को रोक सकता है, ना कोई जो है वो तनख्वाह रोक सकता है। जी। बाकी जो लोग ये सोचते हैं कि ये 1 जनवरी 2026 से नहीं लागू होगा, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये पे कमीशन डेफिनेटली 1 जनवरी 26 से ही लागू होगा, कोई दूसरी डेट नहीं हो सकती। जी, आपने बहुत क्लियर कर दिया लोगों को, ये कर्मचारियों को, क्योंकि सबको टेंशन यही है। सर, हमने कुछ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से सवाल मांगे थे कि भाई आपके कोई सवाल हो तो बताइए, तो उसमें कुछ सवाल है। जैसे एक सवाल ये है कि एलटीसी और भारत भ्रमण सुविधा में शार्क देशों को शामिल करने की बात समय समय पर उठाई जाती रही है, उस पर कोई क्या कदम रहेगा आपका? नहीं, एलटीसी में शार्क देश तो शामिल हैं। अच्छा। अभी उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में हमारा विषय भी है। तो उसमें हो ये रहा है कि पहले तो एक चूंकि सरकारी एयर इंडिया सरकारी थी, तो वो कहते थे कि नहीं आप एयर इंडिया से ही ट्रेवल करिए, किसी दूसरे उससे ट्रेवल नहीं कर सकते। जी। एक यहाँ पे सरकारी एजेंसी है जो कि ट्रेवल एजेंसी है, तो इनका कहना था कि उसी से टिकट लीजिए, दूसरे से टिकट लीजिए। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें अभी दूर हो गई हैं। लेकिन जैसे आपको सार्क देशों में जाना है, नेपाल जाना है या बांग्लादेश जाना है, पाकिस्तान जाना तो खैर असंभव है, क्योंकि वहाँ पे हमारे लोगों को ना वो देते हैं वीज़ा और वहाँ वालों को हमारे भारतवर्ष में भी वीज़ा नहीं मिलता, तो वहाँ तो नहीं है। लेकिन बाकी सब देशों में जाने की सुविधा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस जितनी लिमिट है उसके अंतर्गत ही आप जा सकते हैं। एक सवाल था कि दिल्ली यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारियों की मांग उठती रही है कि प्रतिनिधित्व जेसीएम में होना चाहिए, क्योंकि उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून लागू होते हैं। आपके क्या विचार हैं? जेसीएम में मेंबर्स की संख्या भी रिवाइज होनी चाहिए क्या? मेंबर्स की संख्या तो काफ़ी रिवाइज कर दी है, लेकिन वो बढ़ने के बजाय कम हो गई है। जी। इसलिए कम हो गई कि पहले पोस्टल एंड टेलीकॉम पीएनटी डिपार्टमेंट होता था। अभी क्या हुआ कि टेलीकॉम जो है वो कारपोरेशन बन गया, तो वो अलग हो गए, तो बजाय हमारी संख्या बढ़ने के उसको कम हो गया है। हम पीछे भी इस बारे में चर्चा करते रहे हैं कि इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम लोग अभी अनरिप्रेजेंटेड हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकारी महकमे में काम करने वाला कर्मचारी जेसीएम स्कीम से जो है वो वंचित ना रहे और वो उसके दायरे में आ जाए। तो लेकिन जो सरकार की सोच है वो थोड़ी सी इसके खिलाफ है, लेकिन हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। जी। जैसे हम लोगों ने ऑडिट एंड अकाउंट को ख़त्म करना चाहते थे, हम लोग उनको ले आए। अभी जो है वो CSIR और दूसरे एटॉमिक एनर्जी वगैरह को हटा रहे हैं। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं कि भाई आप DRDO है, ये जो सारे सरकारी विभाग हैं, एटॉमिक एनर्जी है, CSIR है, आप इनको कैसे अलग कर सकते हैं? तो ये जो सरकार की मंशा है कि इसको कम करें, हमारी मंशा है नहीं, जो भी सरकारी विभाग हैं, ऑटोनोमस जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे इसका पार्ट होना चाहिए। एक अगला सवाल इसी में लोगों ने पूछा है कि इस बार क्या लीव इनकैशमेंट में बदलाव की कोई प्लानिंग है? अब देखेंगे, साथियों से चर्चा करेंगे, क्योंकि लीव इनकैशमेंट भी एक सवाल है जो कि पे कमीशन के मेमोरेंडम का एक हिस्सा होगा, और जैसा साथियों की राय बनेगी तो हम लोग जरूर करेंगे। क्योंकि कारण यह है कि लीव इनकैशमेंट आप देते जरूर हैं, लेकिन छुट्टियां जो हैं वो मिलने में बहुत तकलीफ होती है। जी। तो हमारा लोगों का सोच ये है कि आप इनकैशमेंट देते हैं तो छुट्टियां भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैश दे दीजिए और छुट्टियां ना दीजिए, तो उससे क्या होगा कि फिर
आदमी का जो घूमने का या जाने का वो है, वो तो होता नहीं है। सर आखिरी 2 सवाल और लूँगा आपसे। ये एक हमारे यूज़र थे, उन्होंने पूछा है कि रिटायरमेंट के बाद दिल्ली यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी हेल्थ स्कीम के लिए CGHS के विकल्प की मांग कर रहे हैं, क्या इस मुद्दे को शामिल किया जाएगा? दिल्ली सरकार अगर इस सवाल को लेकर के और केंद्र सरकार के पास जाए तो मेरी समझ से CGHS तो इसको बहुत आसानी से शामिल कर लेगा। और अगर वो दिल्ली सरकार की ओर से सिफारिश करवा करके और हमको भी दें तो हम भी इस सवाल को हेल्थ सेक्रेटरी के पास ले जा सकते हैं और इसको वो खुशी खुशी मान लेंगे, क्योंकि CGHS जो है वो यूनियन टेरिटरी में काफ़ी सशक्त माध्यम है एक तरीके से हेल्थ के मामले में। तो ये एक अच्छी स्कीम है। और लेकिन समस्या यही है कि अगर दिल्ली सरकार ये कहती रहेगी कि हम अपने कर्मचारियों की जो है वो हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी हैं, तो सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार क्यों करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए दिल्ली सरकार की सिफारिश उनके पास जाना चाहिए। जी सर, आखिरी सवाल लूँगा कि आपने जब 25 फरवरी को मीटिंग हुई थी तो आपने मीटिंग के फ़ोटो पोस्ट किए थे, तो उनमें मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा कि यूज़र ने लिखा हुआ है कि इनमें जो मीटिंग है उसमें एक भी ऐसा युवा चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे। तो कई लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई ऐसा क्यों, इस पर कोई किसी युवा को शामिल करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक हमारे JCM स्ट्रक्चर का मामला है उस पर हम लोगों का कोई जोर नहीं है जी। JCM क्या है? JCM तमाम जो एसोसिएशन और यूनियंस हैं उनका एक सामूहिक नेतृत्व है वहाँ पर, और ये राइट जो है वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को है कि वो किसी भी जगह पर किसको भेजने का काम करेंगे। तो अगर वहाँ पर अगर मेरा कोई 86 साल का व्यक्ति है और हमारा JCM का लीडर है, या सेक्रेटरी जो है 75 साल का है, वही अपने को युवा समझता है, तो हम उसकी समझ पर थोड़े ना रोक लगा सकते हैं। बिल्कुल। उनको जिसको नॉमिनेट करेंगे हम लोग उसको लेकर के काम करेंगे। बाकी एक बात निश्चित समझ लीजिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ युवाओं के लिए ही कर रहे हैं। जी। एक्चुअली ये मैं एग्जैक्ट यही लाइन कहना चाह रहा था कि कई बार ये होता है कि जो एक युवा होता है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट जब आप एक जोश बहुत होता है। हाँ, जोश, मतलब वो तुरंत करने वाली एक आदत कि मुझे तुरंत करना है। सही कह रहे हैं। तो जो कि एक एक्सपीरियंस आदमी होता है वो अपने हिसाब से चीज़ें सोच समझ के परिवार के हिसाब से वो सब देखता है। तो मुझे लगा कि ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्लियर होना चाहिए सबको कि भाई कि अगर भले ही मीटिंग में कोई एक ऐसा आदमी नहीं है बट काम आपके लिए ही हो रहा है, उन्हीं के लिए हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी 10 साल पहले ज्वाइन किए, आने वाले पिछले 5 साल में ज्वाइन किए, कई लोग ऐसे भी नहीं। और हर पे कमीशन में आप देखिए जिस समय उसकी रिपोर्ट आती है जी, तो उसकी रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो हमारा युवा वर्ग होता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनको उतना लाभ नहीं मिलता है, जो नए लोग होते हैं उन्हीं को उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। जी सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी, हमारी बातचीत होगी या 8वें वेतन आयोग के साथ, तो कर्मचारी वर्ग, पेंशनर वर्ग जो हुए सबको बहुत खुशखबरी मिलेगी आपकी तरफ से।